अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सफ़ा मुश्ताक है और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की जनरल साइंस चैप्टर नंबर 4। उसका हम स्टार्ट किया हमने ह्यूमन हेल्थ, और आज हम उसका टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है टू वर्क टुगेदर, इकट्ठा काम करना। और हमारी बॉडी चलती ही कोऑर्डिनेशन से है, मिलके काम करना। हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो ऑर्गन्स हैं वो मिलके काम करते हैं, तो ही हमारी बॉडी को कोई भी एक सिंगल काम भी परफॉर्म होता है। एक्सटर्नल स्टिमुलस और इंटरनल स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके अंदर चेंज पैदा कर दे। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे आप सडन बैठे हुए कोई आवाज़ सुनते हैं, कुछ देख लेते हैं, ऐसा कोई आपको स्मेल ऐसी आ जाती है जो अचानक आपका मूड चेंज कर देती है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये आप जो है वो स्टिमुलस में आ जाती हैं। तो इसके खिलाफ जो है वो आप कैसे रिएक्ट करते हैं वो जो है कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड करता है। अब हमारी बॉडी कोऑर्डिनेशन पे चलती है, हम अभी बात कर चुके हैं कि मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन तब तक नहीं होती जब तक कि उसका कोई हेड नहीं होता, मतलब ये बताने वाला कोई नहीं होता कि किसने क्या काम परफॉर्म करना। तो ये जो हेड है ये हमारी बॉडी में कौन है? ब्रेन मेनली, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी के अंदर दो तरह की होती है। एक हमारी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन है नर्वस, और एक हमारी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन होती है केमिकल। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है इसके अंदर आ जाता है हमारा ब्रेन, हमारी स्पाइनल कॉर्ड और हमारी नर्व्स, जो मैसेज को कन्वे करती है फ्रॉम रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर एंड द कोऑर्डिनेटर टू रिसेप्टर। और केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमारे आ जाते हैं हार्मोन्स, ग्लैंड्स आ जाते हैं जो हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। तो आपके जो सिलेबस में हमने पढ़ना है वो हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन को डिटेल में पढ़ना है, हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, ग्लैंड सिस्टम को हम पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले नर्वस सिस्टम को बस थोड़ा सा देख लेते हैं कि नर्वस सिस्टम हमारा जो ब्रेन होता है ना, ये मतलब आपके सर पे ही सिर्फ नहीं रुक जाता, बल्कि ये एक छोटी सी नाली की सूरत में यहाँ से आपकी बैक से जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर भी पूरा जाता है। और इस हिस्से को जो रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है इसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, जिसको रीढ़ की हड्डी प्रोटेक्ट करती है। ये स्कल, ऊपर जो स्कल वाला पोर्शन हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, उसके अंदर जो मस्कुलर पार्ट है उसको ब्रेन कहते हैं। और इनमें से नर्व्स निकलती हैं जो पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, तो इनको हम नर्व्स कहते हैं। ये हमारा क्या है? नर्वस जो कोऑर्डिनेशन है ये उसका सिस्टम है, इस पे मुश्तमिल है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है केमिकल कोऑर्डिनेशन। और केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे पास क्या मौजूद है? हमारे पास ग्लैंड्स मौजूद हैं। ये ग्लैंड्स जो होते हैं ये हैं डक्टलेस, मतलब इनके साथ कोई स्पेसिफिक नाली नहीं लगी हुई। दो तरह के वैसे ग्लैंड है, एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन है केमिकल कोऑर्डिनेशन में। जो एक्सोक्राइन है इनके साथ जो है वो डक्ट लगी हुई होती है, नाली लगी हुई होती है, और इनका काम स्पेसिफिक उसी पोर्शन में जाना होता है जहाँ के जिसके लिए ये सीक्रेट हो रहे हैं। और इसमें जैसे फॉर एग्जांपल जैसे पेंक्रियास जूसेस को सीक्रेट करता है जो डाइजेशन में हेल्प करती है, लिवर भी जो है वो कुछ सीक्रेशन करता है, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की कैटेगरी में आ जाते हैं। दूसरी कैटेगरी है हमारे पास एंडोक्राइन की। एंडोक्राइन जो है ये डक्टलेस है, इनके साथ कोई नाली नहीं है। ये अपने हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं और उसको ब्लड में छोड़ देते हैं, ब्लड सर्कुलेट करता है और उसको उसकी जगह पे जो है वो पहुंचा के आ जाता है। और दूसरी बात, हम उसी चीज को हार्मोन कहते हैं जो एंडोक्राइन सीक्रेट करता है। जो एक्सोक्राइन सीक्रेट करता है उसको हार्मोन नहीं कहते, वो हार्मोन नहीं होता, सिर्फ एंडोक्राइन जो सीक्रेट करता है उसी को हार्मोन कहते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर 5 किस्म के जो है वो बेसिक ग्लैंड जो है वो मौजूद है, उनके बारे में बारी बारी देखते हैं। थायरॉक्सिन जो है ये एनर्जी प्रोडक्शन करवाता है बॉडी के अंदर, समहाउ ऑक्सीडेशन रिडक्शन फूड की भी करवाता है। ये जो यहाँ पे लेरिंग्स के अंदर ये मौजूद होता है ना, गले के अगली जानिब पे, तो वहाँ से जब खाना पास ऑन होता है तो उसको भी ये उसमें से एनर्जी प्रोडक्शन करवाता है। और इसको जो है ना सिक्रेशन के लिए आयोडीन नेसेसरी चाहिए होती है, यानी आयोडीन जो है इसको बहुत ज़रूरी चाहिए, वरना ये अपने हार्मोन्स को नहीं निकालता। तो इसको अपनी प्रोडक्शन के लिए वो चाहिए, वरना गोइटर हो जाता है, जिससे ये हार्मोन्स तो बनाते हैं बट सीक्रेट नहीं करते, जिसकी वजह से साइज जो है वो गर्दन में अगली जानिब इस हार्मोन का बढ़ जाता है। दूसरा हार्मोन जो ये सीक्रेट करते हैं वो है कैल्सिटोनिन। और कैल्सिटोनिन जो है ये क्या काम करता है कि ये कैल्शियम का जो लेवल है इन ब्लड उसको बैलेंस करवाता है।
ठीक हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है तीसरा हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड। अब एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे होता है? ये हमारी किडनीज के ऊपर। तो ये लोकेट करता है हमारी किडनीज पे। पहला हार्मोन हमने पढ़ा ब्रेन, दूसरा हार्मोन गर्दन पे अगली जानिब, और एड्रीनल ग्लैंड होता है हमारे गुर्दों के ऊपर यानी किडनीज पे। अच्छा, अब इसके ना दो हिस्से हैं। किडनी के बाहर वाले हिस्से को हम बोलते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स और अंदर वाले हिस्से को बोलते हैं एड्रीनल मेड्यूला। तो इसी तरह से दो किस्म के हार्मोन्स निकलते हैं बाहर वाली जानिब से अलग, यानी कि ये ग्लैंड इस तरह से है कि इसकी अंदर वाली तरफ भी रूट्स हैं और बाहर वाली तरफ भी किडनी के। तो वहां से भी ये दो तरह के अलग अलग हार्मोन्स निकालता है। जो सबसे पहला एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलते हैं, पहले उसको देख लेते हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले जो हार्मोन हैं वो बॉडी के अंदर बैलेंस करते हैं वाटर की और साल्ट्स की, मेनली सोडियम साल्ट्स की को जो है ये बैलेंस रखवाते हैं बॉडी के अंदर। इसके अलावा जो है वो ग्लूकोज लेवल को भी मेंटेन करवाते हैं, ग्लूकोज लेवल। इसी तरह से जो है एड्रीनल मेड्यूला में जो इसके हार्मोन्स हैं, इस साइड से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो मेनली क्या काम करवाते हैं? वो बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशंस में प्रिपेयर करवाते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन क्या होती है आपकी बॉडी के अंदर? मतलब सडन आपको डर, इसके अलावा गुस्सा, खुशी, ये सारी बॉडी के अंदर इमरजेंसी जो फौरन रिएक्शंस होते हैं आपके। तो उस हालत में हमारी जो बॉडी है उसके अंदर क्या हो जाता है? मेटाबॉलिज्म का रेट हमारा हाई हो जाता है, फिर उसके अलावा हार्ट बीट हमारी बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो वो जो सारे के सारे चेंजिंग्स बॉडी के अंदर आते हैं वो सबको ये मेंटेन करवाता है। और उसके बाद जब बॉडी नॉर्मल आती है, यानी स्ट्रेस खत्म हो जाता है, तो उसके बाद भी जो चेंजिंग्स है तब तक ये बॉडी को कंट्रोल करता है। तो बहुत अहम काम है इसका। उसके बाद हमारा चौथा हार्मोन है दैट इज पेंक्रियास। फोर्थ वन इज पेंक्रियास। अच्छा, पेंक्रियास जो है ये स्टमक बिलो द स्टमक के निचली जाने पे ये जो है पाया जाता है। और ये अज़ू है एक हमारी बॉडी का इंटरनल, लेकिन इसका थोड़ा सा हिस्सा एंडोक्राइन के तौर पे काम करता है, बाकी इसका हिस्सा जो है एक्सोक्राइन के तौर पे काम करता है। अब जो एंडोक्राइन के तौर पे इसके अंदर काम करता है वो दो किस्म के हार्मोन्स निकालता है। एक निकालता है ये इंसुलिन और दूसरा ही निकालता है ग्लूकागोन। और ये दोनों एक दूसरे के उल्ट काम करते हैं, यानी इंसुलिन का काम होता है कि ये ब्लड का जो लोअर ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है उसको क्या कर देता है? लो कर देता है। और अगर ये एक हद से नीचे चला जाए, यानी इतना ज्यादा सीक्रेट हो जाए कि ग्लूकोज लेवल जितना हमारी बॉडी को चाहिए उससे भी कम कर दिया इसने, तो ग्लूकागोन एक्टिवेट हो जाएगा और ये क्या काम करता है? ये ग्लूकोज लेवल को हाई करना शुरू कर देता है। अब उस लिमिट से अगर ये ज्यादा हाई कर देगा तो इंसुलिन एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब कि ये दोनों हर टाइम एक्टिवेट होते हैं और एक दूसरे के काम पे असरअंदाज करते हैं, एंटागोनिस्ट काम करते हैं। एंटागोनिस्ट का मतलब है जब एक वर्क कर रहा हो दूसरा रिलैक्स करे, जब दूसरा काम कर रहा हो तो पहला रिलैक्स करे। तो इनका यही है, लेकिन रहते जो है वो दोनों एक्टिव है। इस वजह से बाज़-औक़ात अगर पेंक्रियास जो है ये वाला हार्मोन इंसुलिन ये सीक्रेट नहीं करता, तो फिर क्या होता है कि ब्लड के जो ग्लूकोज लेवल उसको कम करने वाला कोई हार्मोन बॉडी के अंदर मौजूद नहीं होता और हमारा क्या हो जाता है? हाई शुगर लेवल, जिसकी वजह से बीमारी है जिसका कहते हैं डायबिटीज, वो हो जाती है। इसके बाद अगला पांचवा एंड लास्ट ग्लैंड है हमारा गोनैड्स। गोनैड्स जो है ये हमारे जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वहां पे मौजूद होता है और मेल में इनका नाम इनको बोलते हैं टेस्टिस और फीमेल्स में इनको बोलते हैं ओवरीज। अब ये भी दोनों के अंदर जो है वो अलग अलग हार्मोन्स को सिक्रेट करता है और इसका काम क्या होता है मेनली, जैसे अब मेल में बात करें तो सेकेंडरी जो सेक्स फैक्टर्स होते हैं सारी, ये उनको जो है वो पेयर करवाता है, उनको बनवाता है बॉडी के अंदर। यानी कि जैसे लिरिक्स का बड़ा हो जाना और आवाज का भारी हो जाना,
चेहरे पे बालों का आ जाना, ये सारे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं जो कि ये हार्मोन्स ऐसे सिक्रेट करवाते हैं कि उनको डेवलप करवाते हैं। इसी तरह से ओवरीज होती हैं वो फीमेल्स के अंदर जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स है उनको डेवलप करवाती है। तो ये हमारे जो है वो थे ग्लैंड्स। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ेंगे जो कि है डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी कि आपने ह्यूमन लाइफ के स्टेजेस बतानी है। इससे पहले एक दफ़ा दोबारा इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़े एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन हम किस सिस्टम को कहते हैं, एक ऐसा सिस्टम जो हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, उसके हार्मोन्स डक्टलेस होते हैं, मतलब उनके साथ नाली नहीं लगी होती। ये अपने हार्मोन्स को ब्लड में छोड़ देते हैं और ब्लड सर्कुलेट करके इसको पूरी बॉडी में पहुंचा देते हैं। अब पहला ग्लैंड है पिट्यूटरी, ये मास्टर ग्लैंड है चूंकि ये ब्रेन में मौजूद होता है और ये फंक्शन भी वो करता है कि जिसमें बॉडी की ग्रोथ होती है। सेकेंड है थायराइड ग्लैंड, ये नेक में मौजूद होता है और ये दो किस्म के हार्मोन निकालता है, थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। थायरॉक्सिन एनर्जी प्रोड्यूस करवाता है और इसको आयोडीन चाहिए होती है अपना ये काम करवाने के लिए। कैल्सिटोनिन जो है ये क्या करता है कि कैल्शियम लेवल ब्लड के अंदर जो है उसको मेंटेन करवाता है। एड्रीनल ग्लैंड है, किडनी के ऊपर मौजूद होता है, दो साइड है इसकी, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेडुला। जो बाहर वाली साइड है कॉर्टेक्स, उसमें वो जो हार्मोन्स निकालता है, उन हार्मोन्स का काम होता है कि वाटर और साल्ट को बैलेंस करवाता है, क्योंकि इसमें यूरिन की प्रोडक्शन भी करवानी होती है और उसके साथ जो है ग्लूकोज लेवल भी जो है वो मेंटेन करवाता है। एड्रीनल मेडुला जो हार्मोन सिक्रेट करवाता है वो ऐसे हार्मोन्स हैं जो बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन में निपटने के लिए चाहिए होते हैं। पेंक्रियाज आ जाता है फोर्थ वाला, जो स्टमक की लोअर साइड पे है और ये दो किस्म के हार्मोन निकालता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज लेवल अगर हद से बढ़ जाए, एक लिमिट से जितनी हमें चाहिए उससे ज्यादा कर दे उसको लो कर देते हैं, और ग्लूकागोन अगर इंसुलिन ज्यादा लो कर दे तो ग्लूकागोन उसको हाई कर देते हैं, यानी एक दूसरे के उल्ट ये काम करते हैं। लास्ट में आ जाते हैं गोनैड्स, ये सेक्स ऑर्गन्स में मौजूद है और ये दो किस्म अलग अलग हैं, टेस्टिस मेल में और फीमेल जो है ओवरीज, और ये दोनों के अंदर जो है वो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को डेवलप करवाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी ह्यूमन लाइफ के अंदर कौन कौन से स्टेजेस आती हैं हम उन सबको पढ़ेंगे। सबसे पहली वाली जो स्टेज है दैट इज इन्फेंसी। इन्फेंसी बोलते हैं शीर ख्वारगी की हालत को, पैदाइश से लेके ये दौरानिया जाता है 2 साल तक, फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर। पैदाइश से लेके 2 साल तक का जो अरसा है वो इन्फेंसी में शामिल होता है, इस पीरियड को हम इन्फेंसी बोलते हैं। अब इसमें क्या खसूसियत होती है, सबसे पहले कि इस स्टेज के अंदर जो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट वो बच्चे की होती है। फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट। उसके बाद जो है सेकेंड पॉइंट वो ये है कि इसमें तकरीबन 14 मंथ तक अपनी लाइफ के बच्चा जो है वो वेट गेन करता है। तकरीबन 14 महीनों तक अपना वेट गेन करता है और उसके बाद जो है वो क्या करता है, इसी पीरियड के दौरान वो टीथिंग स्टार्ट करता है, दांत निकालना और थोड़ा बहुत स्पीक बात करना, आवाजें निकालना या छोटे मोटे लफ्ज बोलना, ये शुरू करता है। उसके बाद जो है इसी दौरानिया में वो चलना भी शुरू करता है, चलने की कोशिश करता है और फिर रंगों में फर्क करना पहचानता है, डिफरेंशिएटिंग कलर, रंगों में इम्तियाज करना जो है वो ये सीखता है तकरीबन अपने पहले 3 मंथ में। उसके बाद जो है पहले तो वो सिर्फ अपने हाथ पांव को हिलाना शुरू करता है, फिर क्रॉलिंग शुरू करता है और क्रॉलिंग के बाद जो है वो लास्ट पे क्या करना शुरू कर देता है, तकरीबन 13 से 15 महीने तक बर्थ के बाद वो चलना शुरू कर देता है। यानी इतना एवरेज वेट, इतना एवरेज बेबी मतलब नॉर्मल जो होता है वो यही दौरानिया होता है। हाँ, उसके बाद है कि अगर न्यूट्रिशन में कुछ कमी है या ज़्यादा है तो इसमें कम ज़्यादा भी हो जाता है। उसके बाद दूसरा पीरियड जो हमारा आता है वो है चाइल्डहुड का। अब ये जो चाइल्डहुड का पीरियड होता है ये 2 साल से लेके 12 साल तक का पीरियड है, 2 years to 12 years। 2 साल से 12 साल की उम्र तक का जो अरसा है वो चाइल्डहुड में आता है, बचपने में आता है। और इसको ये जो है इस पीरियड के अंदर थॉट्स और मेमोरी बच्चे की जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर देती है, यानी सोच
अपनी खुद की रखना शुरू कर देता है और इसके अलावा मेमोरी ये बच्चे की डेवलप करती है। उसके बाद जो है वो इस काबिल हो जाता है कि वो अंडरस्टैंड करना शुरू कर दे अपना रिलेशनशिप अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ, यानी फीलिंग्स क्रिएट करना शुरू कर देता है। और इसके साथ साथ जो है उसकी मेंटल फिजिकल बिहेवियर डेवलपमेंट भी होती है इसी अरसे में। फिजिकल और स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें जो है उसके इस अरसे में होती हैं। और इसके बाद जो है जो पहले पीरियड तकरीबन 6 to 12 ईयर्स का जो पीरियड यानी बाद का, ये पहले 6 साल का पीरियड था, उसके बाद जो आखिरी बाद के जो 6 साल है उसके अंदर जो है उसके अंदर ये पावर आ जाती है कि वो डिसीजन ले सके, रीजन बयान कर सके या आर्ग्यूमेंट्स कर सके, यानी मेन इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स यानी दलील दे सके और अपनी बात बयान कर सके, ये पावर्स में डेवलप होना शुरू हो जाती है। उसके बाद का अरसा कहलाता है एडोलसेंस। एडोलसेंस का जो अरसा है ये कहलाता है तकरीबन 13 ईयर्स टू 19 ईयर्स तक। तो इस पीरियड के अंदर जो है वो फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल डेवलपमेंट बच्चे की होती है, यानी 13 से 19 ईयर्स का अर्सा है। फिजिकल, मेंटल और फिजियोलॉजिकल भी जो है वो इसके अंदर डेवलपमेंट होती है एडोलसेंस के पीरियड के अंदर। और इस पीरियड के बाद जो है इस पीरियड के दौरान बच्चा जो है वो यूथ एज में एंटर हो जाता है, ह्यूमन बीइंग जो है वो यूथ एज में एंटर हो जाता है। और ये जो जगह होती है ना, ये वाली एज, ये मतलब उसके भी दरमियान में बचपन और यूथ के दरमियान में तकरीबन एक ब्रिज होता है, यानी कि इसके बाद उसकी एंट्री वहाँ पे होनी है। तो ये इस दौरान भी उसकी मैच्योरिटी हो जाती है, यानी पुबर्टी, ये डेवलपमेंट हो जाती है उसमें। इसके बाद उसका नेक्स्ट फेज आता है, दैट इज अ यूथ फेज। और इसके बाद का अरसा सारा अप टू ओल्ड एज तक जो सारा फेज है उसका वो यूथ में काउंट होता है। और इस एज में जो है इस एज के अंदर नेगेटिव चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं बॉडी के अंदर। यानी कि बॉडी जो है अब क्या हो गया कि वो फुल अपनी जितनी डेवलपमेंट होनी थी वो सारी अचीव करके उसके बाद अब बॉडी वीक होना शुरू हो जाती है, उसके अंदर वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। ये नेगेटिव चेंजेस के साथ बॉडी बहुत मुश्किल से कोप अप कर सकती है। वो तभी कर पाएगी अगर पीछे उसका जो सारा है वो बहुत अच्छा गुजरा है, उसमें न्यूट्रिशन, उसकी डाइट, बैलेंस सब कुछ ठीक था, तो उसको कोप कर सकेगा। वरना वो बहुत जल्दी उसके अंदर वीकनेस शो होना शुरू हो जाती है। और ये जो नेगेटिव चेंजेस आते हैं हम इसको एजिंग का नाम देते हैं, यानी कि बुढ़ापा शुरू हो जाता है। इसके बाद लास्ट वाला फेज आता है, दैट इज द ओल्ड एज। और ओल्ड एज में क्या होता है कि एजिंग का प्रोसेस जो है वो पीक पे पहुंच जाता है, बॉडी बहुत वीक हो जाती है, वीकर एंड वीकर, और यहाँ तक कि उसकी बॉडी जो है वो फंक्शन स्लो फंक्शन हो जाता है बॉडी का, इतनी वीक हो जाती है एंड अंटिल फिर क्या हो जाती है उसकी डेथ लास्ट पे। तो इफेक्ट जो है एजिंग के आने से उससे क्या होता है कि उससे हमारी इलास्टिसिटी है जो ऑर्गन्स की वो भी कम हो जाती है। हार्ट स्टिमुलेट बहुत उसकी पंपिंग में फ़र्क पड़ जाता है वेजल्स उसकी। उसके अलावा जो है हिमोरेज हो जाता है, नालियाँ फट सकती है क्योंकि इलास्टिसिटी बहुत कम हो जाती है, तो प्रेशर फिर बर्दाश्त नहीं कर पाती नालियाँ और फट जाती हैं, हिमोरेज हो जाता है। बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं, फ्रेजाइल हो जाती हैं और ग्रेजुअली क्या हो जाता है उसके अंदर जितना ऑर्गेनिक मैटर है वो डिक्रीज करना शुरू कर देता है। और ये सारी चीज़ें जो एजिंग में होती हैं ये अगर वो बर्दाश्त ना कर पाए तो ज़्यादा स्लो फंक्शन हो जाए तो फिर लास्ट पे डेथ हो जाती है। और यहाँ तक थे ये बॉडी के सारे फेजेस। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर हमारा है एक्सरसाइज के ऊपर और फर्स्ट एड के ऊपर। ये टॉपिक हमारा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।